देखिए, पिछले पार्ट्स में हम बात कर चुके हैं कि निर्णय लेने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो उसमें था कि पहला उद्देश्य स्पष्ट हो, और दूसरा है कि जब आप निर्णय ले रहे हैं तो आपको किस परिस्थिति में निर्णय ले रहे हैं उसकी अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। तो आइए बात करेंगे हम कि होना चाहिए परिस्थितियों की समझ निर्णय लेने के लिए। ओके, एक होता है परिपक्व निर्णय, परिपक्व जो पूरी तरह से पक चुका हो या जो सक्षम हो चुका हो, परिपक्व परिपक्व निर्णय यानी कि अच्छी तरह पका हुआ निर्णय। तथा दूसरा होता है पूर्व पक्व निर्णय यानी कि अध पका निर्णय या कच्चा निर्णय। कोई भी निर्णय कितना भी पका हुआ है, इसका पैमाना यह है कि उस निर्णय का अपनी तात्कालीन और भविष्यकालीन परिस्थितियों से कितना तालमेल बैठ पा रहा है और बैठ पाता होगा। इस तरह के निर्णय को आप चाहे तो प्रौढ़ निर्णय भी कह सकते हैं, मैच्योर डिसीजन या परफेक्ट डिसीजन। प्रौढ़ निर्णय मतलब होता है। देखिए, इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति तथा उनके कुछ दोस्त ने एक नई कंपनी बनाने का निर्णय लिया, और इसके लिए इन निर्णयों ने अपनी अपनी तात्कालीन नौकरी छोड़ दी। कंपनी स्थापित करने तथा बंधी बंधाई नौकरी छोड़ने संबंधी ये दोनों निर्णय तात्कालीन परिस्थितियां की दृष्टि के ऊपरी तौर पर गलत दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय कौन जानता था, इस बात की गारंटी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये कंपनी दुनिया की बेहतर और बड़ी कंपनियों में एक होगी। दूसरे यह कि इन लोगों ने उस समय वेतन के रूप में होने वाली आय को ठुकराने का जोखिम भी लिया, जबकि आय का कोई वैकल्पिक ठोस व्यवस्था उन लोगों के पास नहीं था। तो फिर इसे ठीक कैसे माना जाए? विश्लेषण करने का हमारा सामान्य तरीका, हमारी व्यवहारिक बुद्धि हमें इसी नतीजे पर पहुंचाती है कि यह एक गलत निर्णय था। कौन सा निर्णय? कि अपनी कुछ दोस्तों ने कौन सा निर्णय? ये निर्णय कि अपनी तात्कालिक नौकरियां छोड़कर एक कंपनी स्थापित करने का निर्णय। ओके, तो यह एक गलत निर्णय था। कैसा? व्यवहारिक बुद्धि से हमने इसकी जांच की है अभी। सच परिस्थितियों के आधार पर ही कह सकते हैं, और सच तो यही है कि हमें बाहरी परिस्थितियों के अलावा कुछ अन्य दिखाई भी तो नहीं दिया। ऐसे में हम भला और कुछ कर भी क्या सकते हैं। लेकिन बाहरी परिस्थितियों के अलावा निर्णय लेने वाले के मन में और मस्तिष्क में, उसके व्यक्तित्व और उसकी आत्मा में आंतरिक परिस्थितियों का भी एक वातावरण बना रहता है। इस वातावरण का सीधा संबंध उस व्यक्ति की रहस्यमय शक्तियां, उसकी अद्भुत ऊर्जाएं तथा उसकी विलक्षण दूरदृष्टियों से होता है। पागल किस्म के दिखाई देने वाले इन लोगों ने अपनी इन क्षमताओं का आभास मिलता रहता है। यह प्रकृति का इन लोगों से किया गया एक अलिखित वायदा रहता है कि मैं समय समय पर तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती रहूंगी, और वह अपने वादे को निभाती भी रहती है। प्रकृति की बात हो रही है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उसे अनसुना कर देते हैं। कभी कभी होता है ना कि अगर मैं उससे चुन लिया होता तो मैं आज बहुत अच्छा होता। तो मतलब वो एक प्रकृति की आवाज़ होती है, एक सच्चाई की आवाज़ होती है, आपके दिल की आवाज़ होती है। लेकिन आप उस आवाज़ को सुन तो लेते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि आवाज़ किसकी है, और आप वहीं पर गलती करते हैं। इसको पहचानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात ध्यान वो है जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, आपके मन को शांत करती है, आपके मन में डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाती है। चलिए ये बात करते हैं आगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उसे अनसुना कर देते हैं। नारायण मूर्ति जैसे लोग उसे सुन लेते हैं कि वो एक महान व्यक्ति थे। नारायण मूर्ति इंफोसिस कंपनी के मालिक भी थे। जैसे कि लोग उसे सुन लेते हैं। कैसे लोग? नारायण मूर्ति के जैसे लोग। फिर उस आवाज़ पर भरोसा करके प्रत्युत्तर में उस पर चलने का वचन दे देते हैं। इसलिए हमें जो गलत दिखाई देता है वह उन्हें नहीं गलत दिखाई देता, बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि फ़िलहाल वे गलत कर रहे हैं। आंधी चल रही है एक शुतुरमुर्ग को अब क्या करना चाहिए? यदि सेना आगे बढ़ेगी तो दुश्मन के फंदे में फंस जाएगी। तो सेना को क्या करना चाहिए? घनघोर काले बादल छाए हुए हैं और बाजार से दवाई लाना जरूरी है, तो इस काम को कैसे किया जाए? लड़का गणित में अच्छे नंबर ला ही नहीं पा रहा है, तो वह क्या करे?
इन सभी समस्याओं के उत्तर इस सलाह में छुपे हुए हैं कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। द डिसीजन टेक टू माइंड इनटू द पोजीशन ऑफ योर इन्वायरमेंट। शुतुरमुर्ग को चाहिए कि वह कुछ देर के लिए अपनी गर्दन को रेत में घुसेड़ कर चुपचाप खड़ा हो जाए। सेना को चाहिए कि वह पीछे की ओर लौट जाए और सूरवीरता के उस दाकियानूस और यहाँ सूरवीरता के उस दाकियानूसी नारे को भूल जाए कि पीछे लौटना कायरों का काम होता है। भले ही बारिश ना हो, लेकिन यदि काले बादल छाए हुए हैं तो घर से निकलते वक्त छाता ले। हर्ज ही क्या है? जब गणित लेकर चल नहीं पा रहा है लड़का, तो कोई अन्य विषय लेने का निर्णय लेना अधिक बेहतर होगा, बजाय इसके कि उस पर गणित लेने के लिए ही भारी दबाव डाला जाए। ये सब इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि परिस्थितियों का तकाजा यही है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो या तो हम परिस्थितियों को हाथों पूरी तरह पराजित हो जाएंगे, या यदि हम बहुत लड़ खप कर जीत भी गए तो वह जीत भी आधी अधूरी रह जाएगी। आखिर मर्यादा का इतना ध्यान रखने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक ने पेड़ों की ओष्ठ से ही बाली पर तीर चलाया था। पेड़ में छिप करके बाली का मृत्यु किए थे। युद्ध के नियम तथा नैतिकता, इन दोनों की कसौटी पर श्री राम के इस निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन परिस्थितियों की मांग ने उनसे यह तथाकथित नीति विरुद्ध काम करवा लिया और भगवान श्री राम ने ऐसा सोच समझ कर ही किया। यहाँ मेरी इस राय को कृपया एक पलायनवादी राय न माने कि मैं भागने की सलाह दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने नारायण मूर्ति और उनके साथियों के मामले में देखा कि वे लोग भागे नहीं, लेकिन यदि आप गौर करें तो वे लोग लड़े भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया यह कि तात्कालिक परिस्थितियों के साथ तो अपनी क्षमता का तालमेल बैठाया। जब उन्हें लगा कि उनकी क्षमता के अनुपात में तात्कालिक परिस्थितियां काफ़ी बौनी पड़ रही हैं, तो उन्होंने भविष्य की उस परिस्थितियों का अनुमान लगाया जो उनकी क्षमताओं को उचित अवसर उपलब्ध करा सके, और बस इसके बाद उन्होंने वह कदम उठाने का निर्णय ले लिया जिसे इम्फोसिया पर जाकर रुकना था। मैं इस बात को यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि नारायण मूर्ति यही निर्णय 1960 में नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय उस परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी जो 1980 के दशक में थी। मैंने इससे पहले के बिंदु में पृथ्वीराज कपूर के कुछ ठोस निर्णयों की चर्चा की थी, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और वो ये निर्णय थे जो उन्होंने राजा साहब जैसी झक्की तानाशाह के सामने झुक बिना लेने का दुस्साहस दिखाया था। आप कह सकते हैं कि वहाँ उन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल काम नहीं किया, क्योंकि राजा साहेब उनके साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते थे। यदि बहुत ही आम नज़रिए से इस बात पर विचार किया जाए तो आप बिल्कुल सही ठहराए जाएंगे, क्योंकि समान व्यक्ति वही करता है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन यही तो फ़र्क है जो समान व्यक्ति को विशिष्ट बना देता है। पृथ्वीराज कपूर परिस्थितियों की सच्चाई को बहुत गहराई से जानते थे। वे इस सच्चाई को जानते थे कि परिस्थितियाँ की स्लेट पर हल किए जाने वाले गणित में 2 और 2 मिलकर 4 नहीं होते, वहाँ उत्तर कुछ भी आ सकता है। समझिएगा, परिस्थितियों की स्लेट पर हल किए जाने वाले गणित में 2 या 2 को मिलकर 4 नहीं होता, वहाँ उत्तर कुछ भी आ सकता है। 3 या 5 या यहाँ तक कि 0 भी। हाँ, एक कमज़ोर व्यक्ति को जरूर हर वक्त यही लगता है कि 4 ही होंगे, जैसा कि राजा साहब के मामले में लगता है कि वे नाराज़ होकर कुछ भी कर बैठेंगे, जबकि पृथ्वीराज जानते हैं कि उनके आवेशों की अवहेलना में राजा साहब नाराज़ हो जाएंगे। जबकि पृथ्वीराज जानते थे कि उनके आदर्शों की अवहेलना से राजा साहब नाराज़ तो जरूर होंगे, भयानक रूप से क्रोधित भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वे कत्ल ही करने का फरमान जारी कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि अपने रियासत की सीमा से तत्काल बाहर चले जाने का हुक्म दे दें, और अपने सिद्धांत के लिए इतना ही जोखिम उठाने को तैयार होंगे, और तैयार थे भी, हम देख चुका है। फिर ऐसा भी नहीं था कि पृथ्वीराज कपूर अव्यवहारिकता के स्तर पर तक के कठोर आदमी थी। आखिर वे एक कलाकार थे, और उनका उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था जब वे अपनी कला को दूसरे के सामने रख सकें। इसलिए वे परिस्थितियों को देखते हुए उन बिंदुओं पर कुछ समझौता भी करते हैं जो उन्हें उनके मूल सिद्धांतों से एकदम हटाकर उसके विपरीत छोर पर खड़ा कर देता है। उदाहरण के लिए हम राजा साहब के संदर्भ को ले सकते हैं। पृथ्वीराज कपूर की नाट्यशाला में शराब पीने की सख्त मनाही थी। वे चाहते थे कि दर्शक पूरे होश व हवास में उनके नाटक का आनंद लें,
जब कभी भी उनके सामने कुछ बड़े लोगों के इस तरह से अनुरोध आते थे, वे उसे तुरंत ठुकरा देते थे। लेकिन जब ऐसा ही अनुरोध राजा साहब वाले शो के लिए सिनेमा हॉल के मालिक के लिए पृथ्वी राज जी के सामने रखा, तो कपूर साहब इनकार नहीं कर सके। उन्हें लगा कि इससे राजा साहब की बहुत ही ज़्यादा तौहीन हो जाएगी। शो शुरू होने से 2 या 3 मिनट पहले राजा साहब हॉल में तशरीफ़ लाए। सारा हाल सम्मान से खड़ा हो गया। फिर राजा साहब और शाही मेहमानों के लिए हॉल का मालिक शराब की ट्राली लेकर आया। इसे देखते ही राजा साहब ने हाथ के संकेत से ट्राली वापस ले जाने के लिए कहा। ट्राली तुरंत वापस चली गई। क्या आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार से यह राजा साहब की ओर से पृथ्वीराज कपूर और उनके साथियों का सार्वजनिक सम्मान था? एक बात और, क्या आपको नहीं लगता कि यदि हमारे अधिकांश निर्णय मजबूत और ठोस हो तो कभी कभार किसी कारणवश जानबूझकर लिए जाने वाला गलत निर्णय भी किसी न किसी रास्ते से सही बन जाता है? जैसे कि पृथ्वीराज कपूर के इस मामले में हुआ, ऐसे प्रकृति अपने आप ही कुछ ऐसी रचती बुनती है जिससे अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसा हो जाता है कि गलत पड़ा हुआ पासा या तो उलट जाता है या फिर वह गलत पड़ा हुआ पासा ही सही घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जो सुदृढ़ है, जिसके इरादे मजबूत हैं, विचार स्पष्ट हैं, आत्मा पवित्र है, मन उदार होता है, प्रकृति स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आगे उठती है। और ये सब केवल और केवल ध्यान से होता है, क्योंकि उसे भी तो इस धरती पर कोई ना कोई मॉडल तैयार करके पेश करना पड़ता है। आपसे क्षमा चाहते हुए मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा। लेखक कह रहे हैं कि आपसे क्षमा चाहते हुए मैं यहाँ एक बात आपसे और बताना चाहूँगा, जो खुद मुझसे जुड़ी हुई है। जब मैं केवल 9 साल का था, मेरे पिता नहीं रहे। आर्थिक और व्यवहारिक हालात कुछ ऐसे थे और कुछ ऐसे बन गए कि मेरे लिए केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ पाना संभव हो चुका। दिस इज स्टोरी ऑफ द ऑथर ऑफ दिस बुक। पढ़ने की मेरी इच्छा पागलपन की हद तक थी, लेकिन परिस्थितियाँ मुझे इसके लिए इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ और मेरे 3 भाई बहनों का जीवन भी जुड़ा था। मैंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन पढ़ाई से खुद को अलग करने का निर्णय नहीं लिया। दिस इज वन पॉइंट ऑफ दिस बुक। मैंने पढ़ाई छोड़ने का तो निर्णय ले लिया, लेकिन पढ़ाई से अलग होने का निर्णय नहीं लिया। मैं स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग्स को देखकर भावुकता से रोने लगता था। स्कूल जाते हुए लड़के मुझे देवदूत तथा लड़कियां परियां नजर आती थी। जहाँ कहीं भी कोई भी नई किताब जब मेरे हाथ लग जाती, मैं उसे अपने नौकों से सटाकर न जाने कितनी बार गहरी सांस लेता और उस पुस्तक की सुगंध से भरी हुई सांस को जब तक अपने सीने के अंदर कैद रखने की कोशिश करता, जब तक कि जान पर ही नहीं बन जाती थी। मैं खुद नहीं जानता था कि मुझे ऐसा क्यों लगता और मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मेरी विविध पढ़ाई हो सकती, इसका इल्म मुझे सपने में भी नहीं था कि प्रकृति अचानक मेरी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। शहर से गांव आए एक लड़के ने बरसते हुए बादलों के बीच भरी हुई मेरी आँखों और भराई हुई मेरी आवाज़ के उत्तर में कहा कि तुम प्राइवेट फार्म क्यों नहीं भर देते हो। बस अगले ही सुबह बस पकड़कर मैं शहर में था और अपनी माँ अपनी पढ़ाई के 2 साल के गैप के बाद सीधे 11वीं कक्षा का फॉर्म भर दिया। और इस प्रकार रुका हुआ प्रवाह फिर से ऐसा शुरू हुआ कि मैं MA, PhD और सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता के बाद आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ये लेखक खुद अपने बारे में कह रहे हैं। सिविल सेवा को छोड़ देना का निर्णय भी पढ़ने और लिखने की इसी दीवानगी की लिया है। बात आ गई होगी कि एक दिन मेरे 18 साल के बेटे ने अपने विगत जीवन और भविष्य संभावनाओं पर बात करते हुए अपनी माँ से कहा कि ज़िंदगी के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शतरंज छोड़कर पढ़ाई में आऊँगा, और फिर यही शतरंज मेरी पढ़ाई में इतना काम आएगी कि मुझे दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में खिलाड़ी के कांटों में दाखिला मिल जाएगा। मेरी पत्नी प्रीति यानी कि मेरे बेटे की माँ ने कहा, तुम सही कह रहे हो, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है हमें कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अपना ट्रैक कभी मत छोड़ना, जैसे कि तुम्हारे पापा ने नहीं छोड़ा था। वाह, क्या खूब और क्या शानदार बात कही मेरी पत्नी ने कि तुम्हारे पापा ने कभी ट्रैक नहीं छोड़ा। यह बात उसी दौर में कही गई थी जब मैं इस किताब के इसी बिंदु पर लिख रहा था। यह एक अच्छी बात थी और अद्भुत संयोग भी था। शायद कुछ ईश्वरीय प्रेरणा हो रही है। यही समझकर मैंने अपनी पत्नी की इस बहुत ज़बरदस्त बात को यहाँ आप के लिए शामिल कर लिया।
परिस्थितियों के अनुसार छोटे मोटे समझौते तो किए जाने चाहिए, वही तो तब यदि ज़रूरत पड़े तो यदि अन्य सारे उपाय खत्म हो चुके हों, लेकिन अपना ट्रैक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पृथ्वीराज कपूर ने भी नहीं छोड़ा और विश्वास कीजिए कि मैंने भी नहीं छोड़ा। यदि मैं छोड़ देता तो मुझे कॉलेज जाने वाले लड़के एंजल्स और लड़कियां परी नज़र नहीं आती, और यदि मुझे नई किताबों के पन्ने की गंध दुनिया की सबसे मादक गंध नहीं लगती तो मैंने उस दिन शहर से आए हुए इस लड़के की सलाह को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता। वैसे भी खूब पानी बरसने का अच्छा और मजबूत बहाना भी मेरे साथ था ही। शहर तथा गांव तक फैली कच्ची सड़क के बीच बिना पुल वाले कम से कम 3 नाले तो ऐसे थे कि बस को उनमें पानी के कम होने के इंतजार में घंटों उनके किनारे खड़ा रहना पड़ता था। बरसात की कई रातें इसी प्रकार गुजार देने का भूख प्यास तथा जंगल के खौफनाक भय का अनुभव मेरे पास था। लेकिन जैसा कि मेरी पत्नी ने कहा था कि ये सब मुझे नहीं रोक सके क्योंकि मैंने ट्रैक नहीं छोड़ा था। चूँकि मैंने ट्रैक नहीं छोड़ा था इसलिए प्रकृति मेरे लिए आगे आ गई। मैं प्रकृति के इस अद्भुत सहयोग पर गहरी आस्था रखता हूँ और आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी आस्था रखें। यदि आस्था रखेंगे तो वह न केवल सही निर्णय लिवाने के लिए आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन ही करेगी, बल्कि आपके द्वारा लिए गए गलत निर्णयों को सही बनाने के लिए मार्ग को भी आपको तलाश कराएगी, मार्ग भी आपको बताएगी। यदि आप मेरी इन बातों से अपनी सहमति पा रहे हैं तो मैं यहाँ अपने सामने व्यवहारिक जीवन के कुछ पहलुओं को पेश करने की इजाज़त चाहूँगा, जिन्हें यदि हम चाहें तो परिस्थितियों का पैकेज भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि परिस्थितियों के पैकेज में उन सारी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया जाना चाहिए जो निर्णय लिए जाने के समय मौजूद रहती हैं। हालांकि उनकी संख्या हजारों में हो सकती है, लेकिन मैं उनमें से कुछ उन बातों को यहाँ याद रख रहा हूँ जिनका संबंध अधिकांश निर्णयों से सीधे साधे तथा कुछ निर्णयों से घुमा फिरा कर होते हैं। इस तरह की कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। आइए उन बातों की हम व्याख्या करेंगे। पहला बात है आंतरिक क्षमता या यथार्थ परम अनुमान लगाना। दूसरी बात है समय की चाल को समझना कि अभी किस तरह की ज़रूरत है। बात नंबर 3 है अपने साधनों का सही सही मूल्यांकन करना। चौथा है यह जानना कि भविष्य में क्या हो सकता है। प्राकृतिक परिवेश के संदर्भ में सोचना। नेक्स्ट है दूसरों से मिलने वाले सहयोगी की सूचना बनाना। नेक्स्ट है उपलब्ध हो सकने वाले अन्य उपाय पर विचार करना। यह सूची यहीं पर खत्म नहीं होती है, समय स्थान और व्यक्ति के अनुसार लंबी से लंबी होती चली जाती है और बदलती भी रहती है। इसीलिए परिस्थितियों को आधार बनाकर निर्णय लेने की सलाह को यदि आप चाहें तो परिवर्तन को स्वीकार करने की भी सलाह कर सकते हैं। जिस व्यक्ति और समुदाय में बाहरी परिवर्तन के अनुकूल खुद को परिवर्तित कर लेने का जितना तीव्र लचीलापन होगा उसके निर्णय उतने ही अधिक सही और सटीक बैठेंगे। भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद उद्योग के नए नए क्षेत्र खुले। इन क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले सुनील मित्तल जैसे व्यक्ति ने देखते ही देखते हिंदुस्तान के नामी निरामी उद्योगपति की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया, जबकि वर्षों से परंपरागत उद्योगों में लगे लोग कुल मिलाकर उन्हीं उपलब्धियों के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रहे हैं। मैं पार्ट्स का अंत वहीं पर करता हूँ जहाँ से किसी अगले टॉपिक या कई अगले नए टॉपिक की शुरुआत होती है, क्योंकि देखिए अगर कुछ पार्ट इधर उधर हो जाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ये पार्ट्स थोड़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगा। देखिए अगले पार्ट्स में हम बात करेंगे पहले तर्क बाद में भावना। निर्णय लेने के लिए पहले तर्क की ज़रूरत होती है, उसके बाद भावना की ज़रूरत होती है।